हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि सेल बायोलॉजी वाले टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या होती है वो टॉपिक हमने देखा। साथ में देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कौन से फंक्शंस जो है परफॉर्म करती है, या माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कौन से कार्य संपादित करती है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करी थी। आज के क्लास के अंदर जो सेल ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे, जो कोशिकांग हम पढ़ेंगे, उसका नाम है अंतःप्रदवी जालिका। आप लोगों को पता होगा कि जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल या फिर मैं बोल सकती हूँ एनिमल सेल देखते हैं, जब हम पादप कोशिका या फिर जो जंतु कोशिका है उसकी आंतरिक संरचना देखते हैं, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट जो न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक जो होता है उसके चारों तरफ कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है, कुछ जाल रूपी संरचना जो है वो देखने को मिलती है। और ये जाल रूपी संरचना जो होती है इसी को हम अंतःप्रदवी जालिका जो है वो कहते हैं, यानी द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर और द रेटिकुलेट स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट around the nucleus is known as the endoplasmic reticulum. After that we will discuss the type of endoplasmic reticulum. अंतःप्रदवी जालिका के प्रकार भी हम लोगों को पढ़ने होते हैं। सिंपल आपको ये याद रखना है कि जब अंतःप्रदवी जालिका की सरफेस स्मूथ होती है, चिकनी होती है, उसके ऊपर कोई राइबोसोम उपस्थित नहीं होते, तो इसे हम SER या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। और कई बार क्या होता है कि अंतःप्रदवी जालिका जो होती है उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। आई कैन से दैट राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज द RER, जिसे इंग्लिश में हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हिंदी में खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका के नाम से जानते हैं। तो दीज आर द बेसिक मैं बोल सकती हूँ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। बाकी इसमें सिस्टर्नी होती है या फिर मैं बोल सकती हूँ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखी जाती है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर देखी जाती है, प्लेटर स्ट्रक्चर देखी जाती है, पट्टिकामय संरचनाएं देखी जाती है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और याद रखना है कि बेसिकली राइबोसोम जहाँ उपस्थित होंगे, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अगर उपस्थित होंगे तो दे विल पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। अगर राइबोसोम उपस्थित होंगे तो वहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है वो किया जाएगा। और अगर अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर राइबोसोम नहीं है और वो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है, यानी राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस, एंड इफ दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट विल पार्टिसिपेट इन द लिपिड सिंथेसिस, या फिर वो लिपिड संश्लेषण में क्या करेगी, भाग लेगी। तो ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो लिखेंगे कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिका के कोशिका द्रव्य कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली कर लेंगे, पाए जाने वाली जालिकावत संरचना को जालिकावत या इंग्लिश में रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क लाइक, तो रेटिकुलेट या फिर नेटवर्क लाइक जालिकावत संरचना को अंतःप्रदवी जालिकावत संरचना को अंतःप्रदवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदवी जालिका या इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो लिखेंगे द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर
which is found the network like structure which is found around the nucleus, which is found around the nucleus, around the nucleus, inside the cytoplasm of cell, around the nucleus, inside the cytoplasm of cell, inside the cytoplasm of cell, known as endoplasmic reticulum, known as endoplasmic reticulum। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। 1945 में कीथ पॉर्टर, 1945 में कीथ पॉर्टर ने अंतःप्रदवी जालिका की खोज की, अंतःप्रदवी जालिका की खोज की। कीथ पोर्टर ने अंतःप्रदवी जालिका की खोज की तथा ER नाम दिया, यानी अंतःप्रदवी जालिका नाम दिया, अंतःप्रदवी जालिका नाम दिया। तो 1945 में कीथ पोर्टर ने अंतःप्रदवी जालिका की खोज करी, यानी नलिका में संरचनाओं की खोज करी और फिर उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम जो है वो दे दिया। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की डिस्कवरी करी इन 1945 बाय द कीथ पोर्टर एंड नेम दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो 1945 में कीथ पोर्टर ने अंतःप्रदवी जालिका की खोज की तथा अंतःप्रदवी जालिका नाम दिया, अंतःप्रदवी जालिका नाम दिया। चलिए, अंतःप्रदवी जालिका नाम दिया। इन 1945 कीथ पोर्टर डिस्कवर्ड द in 1945 Keith Porter discovered the endoplasmic reticulum and also coined the word coined मतलब शब्द दिया, तो also coined the word endoplasmic reticulum। अब देख लेते हैं उपस्थिति कहाँ कहाँ पर ये उपस्थित होती है। तो लिखेंगे परिपक्व आरबीसी, अंडकोशिका एक्सेल, परिपक्व आरबीसी अंडकोशिका तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर ये सभी कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं, छोड़कर ये सभी कोशिकाओं में उपस्थित होती है, सभी कोशिकाओं में उपस्थित होती है, कोशिकाओं में उपस्थित होती है। इट इज प्रेजेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन all cells, it is present in all cells except the EXCEPT, except the mature RBC, कोमा लगा के एक्स सेल, मैच्योर आरबीसी कोमा लगा के एक्स सेल, ब्रैकेट में ओवम भी लिख सकते हैं, एग सेल ओवम, एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मतलब सारी सेल्स में होती है, इन सेल्स में नहीं होगी, बाकी सारी सेल्स जो होंगी उनमें ये पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये
प्रोटीन संश्लेषण हेतु, ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु विशिष्टीकृत कोशिकाओं में, यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु विशिष्टीकृत कोशिकाओं प्रोटीन संश्लेषण हेतु विशिष्टीकृत कोशिकाओं जैसे यकृत या इंग्लिश में लीवर, अग्नाशय इंग्लिश में कहेंगे पैनक्रियास, मतलब कुछ ऐसी सेल्स होंगी जो ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी जिनका ज्यादा काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस में, है ना। तो विशिष्टीकृत कोशिकाओं जैसे यकृत, अग्नाशय, मस्तिष्क यानी ब्रेन सेल व ग्रंथि कोशिकाओं में, ग्रंथि कोशिकाओं में अधिक संख्या में मतलब इनका नंबर भी ज्यादा होगा, अधिक संख्या में विकसित व विस्तारित होती हैं, मतलब ज्यादा मिलेगी, एक्सपेंडेड मिलेगी और डेवलप्ड मिलेगी, तो विस्तारित होती हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दे आर मोर इन नंबर, they are more in number, कोमा लगा के डेवलप्ड, they are more in number, कोमा लगा के डेवलप्ड, कोमा लगा के एक्सपेंडेड in the cells, which are specialized for protein synthesis, like चारों सेल्स लिखेंगे, like liver, pancreas, brain and gland cells, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हेडिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका की संरचना, अंतःप्रदवी जालिका की संरचना, अंतःप्रदवी जालिका की संरचना, अंतःप्रदवी जालिका की संरचना। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, यह दोहरी झिल्ली से, दोहरी झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन, यह दोहरी झिल्ली से आवृत कोशिकांग, यह दोहरी झिल्ली से आवृत कोशिकांग होता है, यह दोहरी झिल्ली से आवृत कोशिकांग होता है। इट इज अ
It is a double membranous organelle. It is a double membranous organelle. It is a double membranous organelle. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। जिसकी मोटाई, जिसकी मोटाई थिकनेस, जिसकी मोटाई थिकनेस लगभग 50 एंगस्ट्रॉम होती है तथा यह लिपोप्रोटीनीय परत होती है, तथा यह लिपोप्रोटीनीय परत होती है, तथा यह लिपोप्रोटीनीय परत होती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट ने लिख लिया, इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। नेक्स्ट पॉइंट, which have thickness of 50 angstrom, which have thickness of 50 angstrom and made up by the lipid and protein, चलिए एक पॉइंट और लिखेंगे। इसकी संरचना मुख्यतः कोशिका के कार्य, इसकी संरचना मुख्यतः कोशिका के कार्य तथा परिस्थिति पर, कोशिका के कार्य तथा परिस्थिति पर निर्भर करती है, कार्य तथा परिस्थिति पर निर्भर करती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली डिपेंड ऑन, द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम mainly depend on function and condition of cell, चलो ये तो बेसिक पॉइंट हो गया। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देख लेंगे तो हमें आगे के जो इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है या इसके जो संघटक पदार्थ है उनको देखने में और उनको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इसका डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस की पोजीशन से ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब केंद्रक की स्थिति के आधार पर ही हम अंतःप्रदवी जालिका बताते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत में ही हमने लिखा था कि केंद्रक के चारों ओर जो जालिकावत संरचना होती है या न्यूक्लियस के अराउंड जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है उसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। तो उसी के बेसिस पर हम डायग्राम देखेंगे और फिर उसके बाकी पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस। मैं थोड़ा सा इसको डार्क जो है वो कर देती हूँ। दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये केंद्रक आवरण है। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक आवरण।
चलिए, तो डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया होगा। दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट, ये न्यूक्लियस वाला भाग है, केंद्रक वाला भाग, और इसकी तरफ ये जो जाल 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 जैसी संरचना दिख रही है, यानी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर जो दिख रही है, इसी को हम अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। अंतःप्रदवी जालिका के दो टाइप आपको याद रखना है, एक हो जाएगा SCR, दूसरा हो जाएगा RER। RER मतलब खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। जब इसकी सरफेस को हम देखेंगे तो इसकी सरफेस राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से खुरदरी जो है वो दिखाई देती है, यानी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम the surface of endoplasmic reticulum appears मैं बोल सकती हूँ रफ, वाइल जो दूसरी वाली है जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं, उसकी सरफेस एकदम स्मूथ होगी, एकदम चिकनी होगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई राइबोसोम जो है वो उपस्थित नहीं होते। तो ये तो बेसिक फीचर होता है। नेक्स्ट भी पॉइंट पढ़ते हैं हम। तो डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा, आगे चलते हैं।